तो स्टूडेंट, जीन थेरेपी कई टाइप के होते हैं, इनको कई तरह से क्लासिफाई किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई सवाल आते हैं। तो हम अब पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड होता है कि किन सेल्स पे जीन थेरेपी किया जा रहा है। तो इसका आधार ये है कि किस सेल टाइप को हम लोग चुन रहे हैं जीन थेरेपी के लिए। उसका पहला क्या होता है, सोमैटिक जीन थेरेपी। तो इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि जब थेरेपी किस जीन को किया जाता है, सोमैटिक सेल्स को, यानी हमारे बॉडी के सेल्स को, जैसे लीवर हुआ, ब्लड हुआ या मसल हुआ, इनके सेल में हम लोग नया जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सोमैटिक जीन थेरेपी। इसका सबसे बड़ा जो फीचर है जो आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर मेंशन करना है, वो ये है कि इसमें होने वाले जो बदलाव है वो क्या होंगे, अगली पीढ़ी तक पास नहीं होंगे। क्योंकि आपके मसल में कुछ जाएगा वो आप ही के मसल में रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में तो जाएगा नहीं। तो ये क्या होते, सोमैटिक जीन थियरी कभी भी बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा जीन थेरेपी ट्रांसफ़र नहीं होता है अगले जनरेशन पे। तो उसका क्या आंसर होगा, सोमैटिक जीन थेरेपी। तो इसका असर सिर्फ किसको रहेगा, उसी इंडिविजुअल तक रहेगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जानता। तो ये इसी कारण से, क्योंकि ये अगले जनरेशन में नहीं जाता, इसको क्लिनिकली अप्रूव्ड मिला है, मतलब इसका इलाज हो सकता है और बिल्कुल इसको एथिकली भी एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो सोमैटिक जीन थेरेपी है वो दो तरीकों से की जा सकती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहला क्या है, एक्स विवो डिलीवरी। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले जो पेशेंट है, पेशेंट के जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए स्टेम सेल हो या ब्लड सेल हो, उनको निकाला जाएगा। तो सबसे पहले सेल्स को निकाला जाता है, फिर किया जाता है लैब में उसके जीन को मॉडिफाई किया जाता है, और फिर क्या करते हैं, उसको कल्चर करके, उसको सही करके वापस पेशेंट के अंदर उसको री इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो जैसे अशांति डिसिल्वा का केस था, उसी तरह का ये भी है कि एक्स विवो जीन थेरेपी था। पहले सेल निकालो या सेल में कोई जो पार्ट है उसको निकालो, उसको मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करने के बाद उसको फिर से पेशेंट में इंजेक्ट कर दो। इसका एग्जाम्पल क्या है, ADA-SCID, एडिनोसिन डीएमिनेस सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब देखते हैं इन विवो डिलीवरी क्या है। इसको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करता है। यहाँ जो सेल निकाल के फिर उसमें ट्रांसफ़र किए, यहाँ क्या करते हैं, जो वेक्टर है और जीन है उसको एक साथ भर दिए और उसको डायरेक्टली पेशेंट में क्या करते हैं, जो टिश्यू होता है, जैसे लीवर में डालना हो तो डायरेक्ट वेक्टर में वो जीन डाल के उसका एक सल्यूशन बना के लीवर में डाल देंगे। रेटिना का ट्रीटमेंट है तो रेटिना में, या मसल में है तो डायरेक्ट मसल में डाल देते हैं। तो हीमोफीलिया हो, रेटिनल जीन थेरेपी हो या कैंसर ट्रीटमेंट हो, ये तीनों किससे होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इन विवो जीन थेरेपी के। और ADA-SCID क्या था, ये एक्स विवो जीन थेरेपी का एग्जाम्पल था। तो अगर इस सोमैटिक जीन थेरेपी के एडवांटेज की बात किया जाए तो ये एथिकली सेफ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। इसमें जो टारगेट है उसी को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जैसे यहाँ लीवर था तो लीवर को किया गया, रेटिना था, मस्कुलर था, या इसके भी तरीके से था कि या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकिल सेल या कोई भी बीमारी था, उसको डायरेक्टली टारगेट किया जाता है। लेकिन और इसको बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड है, तो कई जगह इस पर जो लोग इन तरह की बीमार है, इन सब बीमारों से जूझ रहे हैं, उनमें ये रेगुलरली आजकल जीन थेरेपी जहाँ अप्रूव्ड है वहाँ इससे इलाज किया जा रहा है। इसके लिमिटेशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो हमेशा नहीं रहते, वो डेड होते रहते हैं। तो फिर नए सेल्स बन गए, उसमें फिर बीमारी होगा। तो इसको कई बार ये ट्रीटमेंट रिपीट करना होता है। जैसे जिनका किडनी खराब रहता है उनको कुछ दिनों बाद डायलिसिस कराना होता है, जिसको डायबिटिक है वो डायबिटीज़ का इंजेक्शन लेता रहता है। तो अगर सोमैटिक जीन थेरेपी का बात किया जाए तो इसको भी पेशेंट्स को ये नहीं है कि हर 2 दिन या 10 दिन में
रिपीटेडली या 6 महीना हो 1 साल हो कि इसको फिर से ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। जब वो काम नहीं तो इनको बार बार चेकअप भी कराना रहता है कि सब लेवल ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक है तो फिर रिपीटेड ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में ये भी देखा गया कि इसमें अभी भी क्या है, जर्म लाइन म्यूटेशन, कि कुछ सेल्स में म्यूटेशन अभी भी कुछ केसेस में पॉसिबल होते हैं। यानी क्या होते हैं, बीमारी के जीन्स अभी भी अगली जनरेशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सोमैटिक है, ये तो जर्म लाइन नहीं है। तो जैसे आपको बीमारी हुआ वो तो आप ठीक कर लिए, लेकिन जीन्स तो आपके जब बच्चों में जाएंगे तो वो तो एलिमिनेट हुए नहीं, तो जर्म लाइन में जा सकता है। और ये सबसे कॉमन जीन थेरेपी है जो आज अभी यूज हो रहा है। अब हम जानेंगे जर्म लाइन जीन थेरेपी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जर्म जर्म लाइन जीन थेरेपी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टाइप का जीन थेरेपी है जो सोमैटिक जीन थेरेपी से बिल्कुल उल्टा है। यह थेरापेटिक जीन कौन से होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। इसमें स्पर्म या ओवा या अर्ली एम्ब्रियो में जीन्स में बदलाव किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ा फीचर वो है कि इसे सोमैटिक थेरेपी से अलग बनाता है, वो ये है कि इसमें होने वाले जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, हेरिटेबल। इसका मतलब ये है कि ये चेंज सिर्फ उस इंडिविजुअल तक नहीं रहता, बल्कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में भी हमेशा के लिए पास हो जाता है। तो ये फैमिली ट्री से जेनेटिक बीमारी को जड़ से मिटाने का ताकत रखता है। अगर कोई किसी को बीमारी हो और उसके स्पर्म एग या एम्ब्रियो में बदलाव कर दे तो उससे जो बच्चे आएंगे उसमें भी वो बीमारी नहीं होंगे, वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो जर्मलाइन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर का एक परमानेंट इलाज है। इससे डिजीज ट्रांसमिशन को हमेशा के लिए रोका जा सकता है, जिससे आने वाले बच्चे किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट के बिना पैदा होंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे स्पर्म या एग सेल को क्या किया जाता है, पहले टारगेट किया जाता है। यहाँ देखा जाता है किस जीन में गड़बड़ी है और उस जीन को ठीक किया जाता है। ठीक कैसे करते हैं, क्रिस्पर कैस टूल के मदद से। क्रिस्पर कैस टूल क्या होता है, एक प्रोटीन होता है और गाइड आरएनए होता है जो प्रेसाइसली क्या करता है, जो म्यूटेशन साइट होगा डीएनए पे उसको क्या करेगा, कट किया जाता है और उसको सही करेक्टिव टेम्पलेट यूज करके ठीक किया जाता है। तो अगर डीएनए में गड़बड़ी है तो उस डीएनए को यहाँ से कट किया जाएगा जो पार्ट होगा, और उसके जगह सही वाला इसमें गाइड डीएनए होता है जिसमें सही सीक्वेंस होता है। तो उस सही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नए करेक्टेड जीन सीक्वेंस उसमें डाल दिए जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, पहले मारूला बनेगा और एम्ब्रियो स्टेज उसके जो इसी सेल से सारे बनेंगे। तो हर सेल में करेक्टेड जीन होता है, तो जो आगे ऑफस्प्रिंग और उनके अगली जनरेशन में भी पास होते जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक हेरिटेबल चेंज हो रहा है और वो क्या है, परमानेंट है। लेकिन स्टूडेंट, इतना बड़ा जो टेक्निक है इसके साथ साथ कई एथिकल और सोशल इश्यूज भी आते हैं। इसके क्या है, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब जो अगला जनरेशन जाएगा, अभी तो उतना जल्दी कोई देख नहीं सकता कि उसको 20 साल बाद 30 साल बाद उसमें क्या दिक्कत आए। तो इसमें हम लोग को अभी तक पता नहीं कि अगर जर्म लाइन थेरेपी किया जाए तो उन बच्चों में क्या उसका कुछ गलत असर भी पड़ सकता है या नहीं। दूसरा एक कंसर्न है डिजाइनर बेबी का। यानी अगर कुछ साइंटिस्ट ऐसा प्रयोग करके ऐसे जीन्स मैनिपुलेट करे कि बेबीज में कुछ खास कैरेक्टर है, या सबका कलर एक जैसा हो, या उनके आंखों का कलर बदल दिया जाए, तो ये नेचर के अगेंस्ट होगा। तो ये भी एक अभी इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि लोग इसका मिसयूज ना करने लगे। फिर इनमें से एक और खतरा है कि अभी इन दोनों के वजह से अभी तक इसको ह्यूमन में ट्रायल का आदेश नहीं दिया गया। किसी भी कंट्री में किसी भी साइंस लैब में ये ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये सिर्फ कुछ एनिमल स्टडीज तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। उसमें देखा जाता है कि क्या जर्मलाइन जीन थेरेपी जो ऐसे एनिमल हो जिनका लाइफ साइकिल छोटा हो तो अगले कई जनरेशन तक इसका स्टडी किया जाता है। तो परमानेंटली क्या है, जर्म लाइन जीन थेरेपी बहुत ही अच्छा टेक्निक है, लेकिन अभी ये
एक्शन में नहीं है, कि इसका यूज अभी नहीं हो रहा है, बस कुछ छोटे एनिमल्स तक ही इसको सीमित रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी का क्लासिफिकेशन, जो किसके बेसिस पे है, जीन के डिलीवरी के लिए। जीन कैसे डिलीवर किया जाता है, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्स विवो जीन थेरेपी, दूसरा इन विवो जीन थेरेपी। तो एक्स विवो जीन थेरेपी क्या है उसको पहले समझते हैं। तो ये एक्स विवो जीन थेरेपी लैटिन शब्द है। एक्स विवो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो इसका सिंपल प्रिंसिपल यही है कि हम टारगेट सेल को क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट के शरीर से बाहर निकालेंगे। जिन सेल्स को ट्रीट करना होगा उनको पेशेंट के शरीर से, जैसे यहाँ इंजेक्शन से कोई ब्लड सेल्स निकालना है तो उसको पहले पेशेंट के शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर क्या किया जाता है, लैब में इसको मॉडिफाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, वापस बॉडी में रीइंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके 3 स्टेप है, निकालना, मॉडिफाई करना और वापस क्या करना, रीइंट्रोड्यूस करना। तो इसके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट सेल। जिस व्यक्ति को ट्रीट करना है उसके सेल्स को निकालना, इसको सेल हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट से स्पेसिफिक सेल, जैसे ब्लड सेल्स हो या बोन मैरो सेल्स हो, उसको आइसोलेट किया जाता है। जब हमारे पास सेल्स आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, दूसरे टेप्स में इसमें जो जीन को चेंज करना हो उसको वेक्टर की मदद से डालते हैं। तो ये पूरा स्टेप क्या होता है, जीन मॉडिफिकेशन। और ये कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन सेल्स को लैब में एक वायरल वेक्टर चाहिए, वायरल वेक्टर या क्रिस्पर सिस्टम के साथ जो सेल्स है उनको ट्रीट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो थेरेपेटिक जीन को सेल के अंदर इंसर्ट करना है उसको हम लोग डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेक करते हैं कि सेल्स में जीन ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा, और फिर उन करेक्टेड सेल को कल्चर करके उनका नंबर बढ़ाया जाता है। तो पहले सिलेक्शन किया जाएगा, देखा जाएगा कि सारे सेल्स में गया है कि नहीं, जिनमें नहीं गया उनको हटा देते हैं, और जिसमें गया उसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेल री इन्फ्यूजन। सेल री इन्फ्यूजन में क्या होता है, फाइनली इन हेल्दी और मॉडिफाइड सेल्स को पेशेंट की बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा इसका स्टेप्स हो गया। पहले सेल निकाले, मॉडिफाइड किए, उसको सिलेक्ट किए, उसका नंबर बढ़ा और वापस फिर बॉडी में डाल दिए। तो एक्स विवो का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये काफ़ी सेफ है और सारा चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है, इसलिए हम सेल्स को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही इसमें पेशेंट की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स का खतरा बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, क्योंकि इसमें जो वायरस था वो तो लैब में ही सब किया गया, ये बॉडी के अंदर गया ही नहीं। बॉडी के अंदर क्या गया, जो सेल हम लोग बनाए थे। तो इससे इम्यून सिस्टम का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या है, इसके एडवांटेज है। लेकिन इसके एक मेजर लिमिटेशन ये भी है कि ये सिर्फ उन्हीं सेल के लिए एप्लीकेबल है जिसे हम बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। जिन सेल को रिमूव नहीं कर सकते उसको तो लैब में ला नहीं सकते। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। तो कौन से सेल हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे हीमोपोइटिक सेल्स हो या ब्लड सेल्स हो, इस तरह के सेल को कर सकते हैं। और इसका दूसरा है कि ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और इसमें समय लगता है, इस सेल्स को ग्रो करना, फिर उसमें सिलेक्शन करना। तो इसके कॉमन कुछ एग्जाम्पल क्या है, एडीए, एससीआईडी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कैंसर के लिए कार्ट सेल थेरेपी है, सिकल सेल डिजीज है और बीटा थैलेसीमिया है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक्स विवो जीन थेरेपी के। तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक्स विवो जीन थेरेपी का ये कौन से एग्जाम्पल है, या बेसिकली ये क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है इन विवो जीन थेरेपी। तो इन विवो जीन थेरेपी का क्या मतलब है, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, जो जीन्स होता है उसको डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है बॉडी के अंदर। एक्स विवो में क्या होता था,
उन सेल्स को निकाल के लैब में उसमें मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ डायरेक्टली उस जीन्स को वेक्टर्स की मदद से शरीर में डाला जाता है। तो इसमें वेक्टर्स का बहुत रोल होता है। तो दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, एक वायरल वेक्टर, एक नॉन वायरल वेक्टर। तो इसमें डिलीवरी कैसे किया जाता है? इंजेक्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट ब्लड में ही इंजेक्ट कर दिया जाए, या जो टारगेट टिश्यू हो, जैसे यहाँ मसल्स में डालना है तो मसल में डायरेक्ट डाल दे, रेटिना में डालना है तो रेटिना में डाल दे, इंट्राट्रैकियल डालना है तो वहाँ डाल दे, या ब्लड में इंट्रावेनस डाल दे। तो इन तरीकों से इसको डाला जाता है। डायरेक्ट इसको इनहेलेशन से लंग्स में भी जा सकता है, और सब रेटिनल इंजेक्शन लगा के भी इसको किया जाता है। तो इस टेक्निक के क्या एडवांटेजेस है कि ये बहुत बाहर कुछ नहीं लाना है, ना काट पीट करना है, डायरेक्ट इंजेक्ट करना है। हम डायरेक्ट उस टिश्यू पे रीच कर सकते हैं। तीसरा क्या है? सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, अगर ब्लड स्ट्रीम में डाल दे तो वो सेल कई जगह जा सकता है, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो। इसको सिंपल है, कोई इसमें हॉस्पिटल का काम नहीं है कि कल्चर करो कुछ करो, डायरेक्ट ही इसको हम लोग कर सकते हैं। और जो इनएक्सेसिबल टिश्यू है, जिसको हम लोग कहीं निकाल नहीं सकते, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रोसीजर भी सिंपल है। तो इसके लिमिटेशन पे क्या है? अब डाल तो दिए, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि पूरी तरह जीन गया या नहीं गया, तो इसमें कंट्रोल हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि वायरस जा रहा है तो इससे इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स का रिस्क हो सकता है कि दूसरी इम्यूनिटी हमारा जाग जाए और उसके खिलाफ एक्शन लेने लगे। स्पेसिफिसिटी का भी चैलेंज आता है कि कभी कभी ब्लड में डाल दिया गया तो उस ऑर्गन में पहुंचा ही नहीं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है? रेटिनल डिसऑर्डर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि इन विवो जीन थेरेपी का एग्जाम्पल पूछ सकता है रेटिनल डिसऑर्डर में या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रेटिनल काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है लीवर टारगेटेड थेरेपीज। लीवर में भी कभी कभी हीमोफीलिया बी के केस में इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग देखे हैं कि जीन डिलीवर कैसे होता है, पर अब हम बात करेंगे कि सेल के अंदर जाकर स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो जीन थेरेपी को उनके थेरापेटिक स्ट्रैटेजी के आधार पर दो मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी, और दूसरा होता है जीन एगुमेंटेशन थेरेपी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी का। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। क्या कहता है? इसको क्या करता है? इसको रिप्लेस करता है। किसको? एक डिफेक्टिव, मतलब जीन तो है लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी है, सही प्रोटीन नहीं बन रहा है, या मिसिंग जीन, उस जीन है ही नहीं, कोई न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं, उसके जगह हम लोग क्या करते हैं? उसका फंक्शनल कॉपी डाल देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? डिफेक्टिव या मिसिंग जीन को एक फंक्शनल कॉपी से रिप्लेस करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ क्या है? एक नॉन फंक्शनल या फॉल्टी जीन है जो काम सही से नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक वेक्टर लेते हैं, उसमें उसका हेल्दी जीन डाल देते हैं, और क्या होता है? वो जीन उसका जगह लेता है, और जो एग्जिस्टिंग जो गड़बड़ वाला जीन था उसको क्या कर देगा? रिमूव या इनएक्टिव करता है, और उसकी जगह हेल्दी या जीन आ जाता है। कहाँ पे? उसके ओरिजिनल जगह पर, जहाँ वो पहले फिक्स था, सेम उसी जगह पर आप सही वाला जीन फिट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? जहाँ जीन रहते हैं, जीन के लोकेशन को एक टर्म दिया जाता है, उसको कहते हैं लोकस। तो जिस जगह ये जीन पहले से था, उसी जगह हमारा नया जीन अब फिट हो गया, और जो गड़बड़ जीन था उसको निकाल दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया। तो बच्चों, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मोनोजेनिक डिसऑर्डर के लिए ही काम करता है। मोनोजेनिक डिसऑर्डर का क्या मतलब? जहां सिर्फ एक ही जीन में गड़बड़ी हो। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एडीए डेफिशिएंसी और हीमोफीलिया। इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि नया जीन हमेशा क्या होना चाहिए? सही लोकस पे ही इंटीग्रेट होना चाहिए। अगर ये सही जगह पे नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है।
और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो जीन का बैलेंस बिगड़ सकता है और गलत प्रोटीन बन सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आ सकता है। अब सेकेंड वाले में बात करते हैं जिसे क्या कहते हैं, जीन एगुमेंटेशन थेरेपी। ये आज के समय का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल अप्रोच है। यहाँ हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन को निकालते नहीं है, इसको रिमूव नहीं करते। उसमें क्या करते थे, उसको रिमूव करके दूसरा डाल देते थे, इसको रिमूव करके नया जीन डाल दिए जो उसका जगह लिया। यहाँ क्या करते हैं, ये जो डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल है उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। वो नॉन फंक्शनल इसलिए है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो अच्छी बात है ना काम करे। और उसके जगह हम लोग क्या कर देते हैं, एक फंक्शनल जीन ऐड कर देते हैं। तो क्या हो गया इसमें, इसको तो निकाले नहीं, फिर वेक्टर से जीन डाल दिए और जीन कहाँ चला गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस में पहुंच गया, और इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो फॉल्टी जीन जो होता है वो ऐसे ही रहता है, लेकिन नया जीन क्या करता है, उसका कमी पूरा करने के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। तो इसमें ये देख सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई टीवी हो या फ्रिज हो, वो क्या हो गया, खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, दूसरा उसके जगह टीवी या फ्रिज लाके रख देते हैं, उसका यूज़ करते हैं। पुराना वाला क्या होता है, वैसे ही घर में पड़ा रहता है, कई सालों तक पड़ा रहता है, हम लोग उसको बस स्टोर करके रख देते हैं। तो उसी तरह जो पुराना जीन है वो पड़ा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब नया जीन आके क्या करता है, उसका कमी पूरी करता है, सही प्रोटीन बनाता है। तो ये स्ट्रैटेजी तब सबसे इफेक्टिव होता है जब बीमारी किस वजह से होता है, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, डीएनए का काम क्या है, आरएनए बनाना, और आरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। तो अगर वो प्रोटीन नहीं बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन। अब हमारा जो नया जीन आ गया वो क्या कर रहा है, जो प्रोटीन उसको बनाना था ये अब बना दे रहा है। तो जब लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से कोई बीमारी हो या कोई प्रोटीन मिसिंग हो तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एग्जाम में आ सकता है कि रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, सोर्स को करेक्ट करते हैं, जबकि एगुमेंटेशन में हम क्या कहते हैं, फंक्शन को सप्लीमेंट करते हैं। इस जीन में कोई बदलाव नहीं किए, नया जीन डाल दिए जो उसके फंक्शन को खुद पूरा कर रहा है। तो एगुमेंटेशन में अक्सर नए जीन क्या होते हैं, एक टर्म आता है एपिसोमल। शायद पहले भी किसी वीडियो में इस टर्म को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सीयूईटी या बड़े एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो एपिसोमल का क्या मतलब होता है, यानी जीनोम से बाहर। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं फिगर में, जो ये जीन डाला गया है, ये इस जो ओरिजिनल डीएनए है उसमें नहीं जुड़ा है, लेकिन क्या है, ये अलग से वहाँ पड़ा हुआ है और अपना काम कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, एपिसोमल कहते हैं, यानी जीनोम से बाहर रख कर भी अपना काम कर सकता है, जो एक सेफ और इजियर ऑप्शन बनता है। तो स्टूडेंट, अब तक हमने जीन को रिप्लेस या एगुमेंट करना सीखा, पर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां हमें जीन को ठीक नहीं करते, बल्कि उसको क्या कर देते हैं, एकदम शांत करा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, उस सेल को ही खत्म करना होता है। मतलब उसके डीएनए को साइलेंस कर दो तो उससे कुछ बनेगा ही नहीं, अगर बनने से खतरा है तो वो खतरा भी क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इसमें दो स्ट्रेटेजीज होती है, एक होता है जीन साइलेंसिंग थेरेपी और दूसरा क्या होता है, सुसाइड जीन थेरेपी। इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो पहले बात करते हैं जीन साइलेंसिंग की। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या है, इनएक्टिवेशन और सप्रेस्ड। जब कोई जीन ओवर एक्टिव हो जाए या कोई हार्मफुल प्रोटीन बनाने लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, साइलेंस कर देते हैं। इसका वर्किंग किसके बेसिस पे है, एसआई आरएनए के, या एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड एएसओ एक भी टेक्निक होता है, या एसएच आरएनए द्वारा होता है, या एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से होता है, जिसको क्या कहते हैं, एएसओ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये siRNA हो, shRNA हो, या एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हो, इनका यूज़ क्या होता है कि जो ये डिजीज कॉजिंग या डिफेक्टिव जीन है, ये क्या बनाएगा, अपना आरएनए बनाएगा जिससे प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन गड़बड़ है।
तो हम सेल में क्या करते हैं, siRNA या ASO ड्रग भेज देते हैं, जो क्या करता है, इस टारगेट आरएनए से क्या होगा, चिपक जाएगा, उसको बाइंड कर लेगा, फिर उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो जब आरएनए टूट जाएगा, उससे आगे जाके प्रोटीन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हार्मफुल प्रोटीन है वो नहीं बनते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए को टारगेट करते हैं, उससे बाइंड करते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। रिजल्ट क्या आता है, प्रोटीन प्रोडक्शन रुक जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एक डिजीज होता है पार्टीसियन, जिसमें siRNA ड्रग दिया जाता है, जो ट्रांस एरिथ्रिन एमाइलॉइड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि टारगेट क्या होता है, TTR जीन होता है, ड्रग क्या होता है, पार्टिसम siRNA होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांस थायरिटिन एमाइलॉइड्स एक बीमारी होता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका इलाज किया जाता है। ये कैंसर और न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज के लिए एक उम्मीद का किरण है। अभी तो ज़्यादा ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन इनमें भी इसका एप्लीकेशन पॉसिबल है। इसके बाद हम लोग सबसे यूनिक टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुसाइड जीन थेरेपी। तो इसका प्रिंसिपल सीधा साधा है, क्या है, एलिमिनेशन। यहाँ हम सेल के अंदर एक ऐसा जीन डालेंगे, जो जीन क्या होगा, सुसाइड जीन होगा। उसको इंट्रोड्यूस करते ही जो एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट को टॉक्सिक कंपाउंड में बदल देता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे बॉडी में कैंसर सेल बन गए, तो कैंसर बीमारी है, बहुत खतरनाक है। तो हम क्या किए, एक वायरल वेक्टर लिए और उसमें एक ऐसा जीन डाल दिए जिसका क्या नाम है, सुसाइड जीन, और वो उस कैंसर सेल के डीएनए में इंटीग्रेट होगा। अब जो ये जीन है, ये क्या करेगा, ये जीन एक एंजाइम बनाएगा। एंजाइम भी क्या है, सुसाइड एंजाइम। और फिर हम उस पेशेंट को कुछ दवाई देंगे। दवाई क्या होगा, नॉन टॉक्सिक होगा। नॉन टॉक्सिक को क्या कहते हैं, प्रोड्रग होगा। प्रोडक्ट मतलब वो डायरेक्टली दवाई का काम नहीं किएगा। जब इस सेल के अंदर ये प्रोडक्ट जाएगा, तब ये एंजाइम उसको क्या कर देगा, एक टॉक्सिक में बदल करेगा। ध्यान रखिए, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉन टॉक्सिक है। तो किसी भी सेल में जाएगा, वहाँ ये कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कैंसर सेल के अंदर जाएगा, तो उसके पास हम लोग वो वाला जीन डाल दिए हैं, जो इस नॉन टॉक्सिक को क्या बना दे, टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना दे। और उस टॉक्सिक मेटाबोलाइट की वजह से क्या होगा, उस कैंसर वाले सेल का डेथ हो जाएगा। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, एक सुसाइड जीन है, जिसका एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, HSV फिर स्मॉल टी मॉल के, ये सुसाइड जीन है। तो इसको क्या करते हैं, कैंसर सेल में इंसर्ट किया जाता है। फिर पेशेंट को एक नॉन टॉक्सिक ड्रग, जिसका क्या नाम है, गैंसीक्लोविर, इसका क्या नाम है, गैंसीक्लोविर, यहाँ छोटा सा लिखा है, उसको दिया जाता है। तो ये सुसाइड जीन उस ड्रग को क्या बना देगा, एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे सिर्फ वही कैंसर वाले सेल को क्या होगा, एपोस्टोसिस हो जा, मतलब प्रोग्राम सेल डेड होगा, या नेक्रोसिस होगा, जैसे धीरे धीरे ये सेल खत्म हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिव किलिंग। इसको याद रखिए, इसको क्या है, सिलेक्टिव किलिंग, मतलब किसी को चुन के मारना। तो यहाँ किसको चुना जा रहा है, कैंसर सेल को। पहले कैंसर सेल में वो जीन डाल दिए जो एक दवाई देने पे खुद को मार दे। यानी हेल्दी सेल तो सेफ रहते हैं और सिर्फ डिजीज सेल ही मरते हैं। तो सेल साइलेंसिंग जहाँ प्रोटीन प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा था, रिडक्शन कर रहा था, सुसाइड जीन थेरेपी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो इनका यूज प्राइमरीली एक ब्रेन ट्यूमर डिजीज होता है, जिसका क्या नाम है, ग्लियोब्लास्टोमा। ये ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन के सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और ट्यूमर बनाने लगते हैं। और कई वायरल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये मॉलिकुलर मेडिसिन का वो हथियार है, जो इनक्यूरेबल बीमारियों, जो बीमारी ठीक नहीं होती, उनके लिए ये काफ़ी असरदार है और इनका इलाज संभव है। तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये सब अभी भी ट्रायल है, इंडिया में तो यूज़ अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन इस पे रिसर्च चल रहा है कैंसर थेरेपी के लिए। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है HSV टी के जीन, और जो दवाई है नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, गैंसिक्लोवियर। और इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव किलिंग होता है किसका, कैंसरस सेल का।
तो स्टूडेंट, अब तक हम लोग सारे स्ट्रेटेजीज को पढ़ लिए, हिस्ट्री को समझ लिया, पर अब बात करते हैं उन व्हीकल्स की जो हमारे थेरेपेटिक जीन को सेल के सही लोकेशन तक पहुंचाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स पे फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ सिर्फ एग्जाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ जो वेक्टर्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस इजीली बहुत सारे आ सकते हैं। तो जीन थेरेपी में वेक्टर्स दो मेन कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं वायरल वेक्टर, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन वायरल वेक्टर। तो पहले बात करते हैं वायरल वेक्टर्स की। तो ये नेचर के एक्सपर्ट डिलीवरी एजेंट होते हैं। हम इनका नेचुरल जो इन्फेक्शन मैकेनिज्म है उसे यूज़ करते हैं। बस क्या करते हैं, इनके हार्मफुल जीन्स को निकाल कर अपने जो थेरापेटिक यानी काम के जीन्स होते हैं इंसर्ट कर देते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो पहले भी हम लोग बात किए, कि कभी कभी ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है, जिससे शरीर इसके खिलाफ लड़ने लगता है। तो एग्जाम के लिए इन चार वेक्टर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? रेक्टोवेक्टर। इसका क्या खासियत है? इसका स्टेबल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। और प्राइमरी किसके लिए होता है? जो सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसको ये याद क्या रखना है कि इसमें स्टेबल इंटीग्रेशन होता है। दूसरा आता है लेंटिवायरस। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स के लिए होता है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स कौन होते हैं? जैसे नर्व सेल हो, ब्रेन में काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, या हार्ट से रिलेटेड हो, न्यूरॉन्स हो, और दिल के सेल्स हो जो डिवाइड नहीं करते। तीसरा है एडिनोवायरस। इसमें जीन एक्सप्रेशन बहुत हाई होता है, हाई जीन एक्सप्रेशन इसका ताकत है, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है यानी टेम्पोररी होता है, ज़्यादा समय तक ये काम नहीं करता। और फाइनली क्या है? एडिनो एसोसिएटेड वायरस। ये आज के समय का सबसे सेफ है। तो क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में कि सबसे बेस्ट वायरल वेक्टर कौन है, तो किसको बताना है? एडिनो एसोसिएटेड वायरस को। इस सबसे सेफ क्यों है? क्योंकि इससे सबसे कम इम्यूनोजेनिसिटी होता है, और इसे सेफ वेक्टर माना जाता है क्योंकि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी बहुत लो है। तो दूसरी तरफ क्या आते हैं? नॉन वायरल वेक्टर्स। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सेफ होते हैं और इनके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स का खतरा नहीं होता। तो ये याद रखना है, अगर पूछा जाए कि कौन से वेक्टर नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं जिससे कोई इम्यून रिस्पॉन्स का खतरा नहीं, तो वो नॉन वायरल वेक्टर्स होंगे। लेकिन इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत लो होती है। एफिशिएंसी से क्या मतलब कि वो सही जगह पे पहुंचाना, ये कभी कभी उतना अच्छा काम नहीं करते। इनमें से मेन मेथड क्या है? नेकेड डीएनए। तो सीधा सबसे सिंपल मेथड है, डीएनए को डायरेक्ट डाल दो, बट ये बहुत अच्छा एफिशिएंट नहीं होता, कभी कभी जाता नहीं है या आधे रास्ते में टूट जाता है। दूसरा क्या है? लाइपोसोम, जहां डीएनए को लिपिड के वेसाइकिल के अंदर पैक किया जाता है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर ले। तीसरा क्या है? नैनो पार्टिकल, जहां एक इलेक्ट्रिक पल्स यूज करके सेल मेम्ब्रेन में टेम्पोररी हम लोग पोर बना देते हैं और वो अंदर चला जाता है। ऐसा ही क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाता है जिससे मेम्ब्रेन में होल बन जाएगा और चला जाएगा। तो अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, पूरे प्रोसेस को दिखा रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं? जीन पैकेजिंग किया जाता है किसके अंदर? वायरल वेक्टर के अंदर, जैसे एडिनो एसोसिएटेड वायरल। फिर क्या करते हैं? टारगेट सेल के सरफेस पर वो क्या करता है? बाइंड करता है। सेल के अंदर जाने के बाद वो न्यूक्लियस में अपना जीन रिलीज कर देता है, जिससे क्या होगा? फाइनली जरूरी थेरेपेटिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। तो ये सिस्टम लीवर टारगेटेड या रेटिना टारगेटेड ट्रीटमेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो याद रखिएगा, लीवर ट्रीटमेंट हो या रेटिना ट्रीटमेंट हो, इसमें इसका वायरल वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? इसका हिस्ट्री देख लिए, इसका मैकेनिज्म देख लिए, इसका थ्योरी देख लिए, इसका प्रैक्टिकल देख लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आता है? क्या इसका एप्लीकेशन है, कितना एप्लीकेशन हो रहा है? और आज ये साइंस सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि 4 मेजर फील्ड में ये बदलाव कर रहा है। किसमें किसमें? जेनेटिक डिसऑर्डर में, कैंसर में, इन्फेक्शस डिजीज और इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस में। तो सबसे बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? वो बीमारी होती है जो पहले से
इनक्यूरेबल मतलब जिसको ठीक नहीं कर सकते ऐसा माना जाता था। उसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इसमें हम सही जीन डिलीवर करते हैं, जबकि हीमोफीलिया में क्या होता है, एएबी वेक्टर की मदद से के जरिए सेल को प्रोटीन नया प्रोटीन बनाया जाता है ताकि क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो सके। हीमोफीलिया में क्या होता था, क्लॉटिंग फैक्टर सही नहीं बनता था, तो नया जीन डाल लो तो बनने लगेगा। फिर सिकल सेल एनीमिया के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। हम स्टेम सेल को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं जिससे नॉर्मल आरबीसी बनने लगते हैं। तो ये सब कौन से डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर में। एक डंकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इसका एग्जाम्पल है। तो याद रखने के लिए हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या एडीए, एससीआईडी जिसको कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं, ये सब मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर जीन थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी एक गेम चेंजर है। यहाँ 3 मेन अप्रोच होते हैं। पहला क्या है, कार्ट सेल थेरेपी। इसको याद रखना, ये हमेशा एग्जाम्पल में आने का सबसे मोस्ट कॉमन है, जहाँ पेशेंट की इम्यून सेल को हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल को पहचान कर उन्हें ख़त्म कर दे। दूसरे क्या होते हैं, ऑन्कोलाइटिक वायरसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल को टारगेट करके उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तीसरा जो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे, सुसाइड जीन थेरेपी, जहां हम लोकेलाइज टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं, ट्यूमर सेल को मारा जाता है जीन भेज के। अब हम लोग इन्फेक्शस डिजीज को देखें, तो जैसे HIV या एड्स हो, इसमें भी अब जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है, या हेपेटाइटिस का बीमारी हो। तो हेपेटाइटिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रिसेप्टर होता है उसको नॉकआउट या कर देते हैं, या वायरल जीन साइलेंसिंग करके का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ये बीमारी होता है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इनको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कभी दूसरे जगह इनको डिस्कस किया जाएगा कि असली इनका काम करने का मेकैनिज्म क्या है। अभी के लिए आपको क्या जानना है कि जीन थेरेपी के क्या एप्लीकेशन है और किस किस डिजीज़ के लिए ये काम होता है। और लास्ट क्या है, इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस। इसके कहाँ म्यूटेशन होता है, कभी कभी बड़े एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये RPE65 जो जीन होता है वहाँ म्यूटेशन के लिए रेटिनल जीन थेरेपी दिया जाता है, जो आज बहुत सक्सेसफुल है, जिससे लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ रही है। और फाइनली अगर फ्यूचर की बात किया जाए, तो टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजेनरेशन एक नया फील्ड है, जहाँ क्या होता है, किसी ऑर्गन को नए तरीके से रीजेनरेट किया जा रहा है, या कार्टिलेज को रिपेयर किया जाता है। ग्रोथ फैक्टर्स बनाए जाते हैं जो जीन्स को डिलीवरी करके हमें डैमेज हार्ट टिश्यू या जॉइंट्स को हील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जीन थेरेपी बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है जो मेडिकल साइंस के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे कंट्री की बात करें तो अभी उतना एडवांस नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है आज से 10-20 साल बाद हर जगह हमको जीन थेरेपी के एप्लीकेशन देखे। तो एक बार हम लोग फिर से इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेज है। तो ये क्या करता है, किसी बीमारी को जेनेटिक लेवल पे ट्रीट कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट इफेक्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट की क्या होगी, लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, दवाई खाते हैं उतना दिन इंसान जिंदा रहता है, फिर धीरे धीरे उसका असर कम होता रहता है। लेकिन इसमें एक बार हो जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग उसको दवाई से छुटकारा मिल जाता है। इसमें एक और चीज आता है, पर्सनलाइज मेडिसिन अप्रोच। ये क्या होता है, ये वो रास्ता है जहाँ ट्रीटमेंट पेशेंट के स्पेसिफिक DNA के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ दवाइयाँ कुछ लोगों को असर करती है, कुछ लोगों में उसका असर नहीं होता। लेकिन जीन थेरेपी हर के लिए अलग अलग किया जाएगा, तो उससे इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें अपने चैलेंजेस भी है। जीन थेरेपी आज क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स टू वेक्टर्स। लिमिटेशन में सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, जो वेक्टर्स होते हैं उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स आ जाते हैं। कभी कभी जीन डाले तो उससे म्यूटेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि जीन थेरेपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। तो ये क्या है, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस है और इम्यून रिस्पॉन्स टू वेक्टर्स है। कभी कभी एक और दिक्कत आता है कि बहुत बड़ा जीन हम लोग नहीं भेज सकते, इसको क्या कहते हैं, लिमिटेड जीन साइज।
कॉस्ट की बात किया जाए तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से ये बहुत ही कॉस्टली है, तो इसलिए ये भी इसका ड्रॉबैक है कि सबका ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और एथिकल कंसर्न तो बहुत सारे हैं, क्योंकि साइंस के साथ साथ एथिक्स भी उतना ही जरूरी होता है। तो एथिक और बायोसेफ्टी का बात किया जाए तो अभी क्या कंसर्न है, जर्म लाइन मॉडिफिकेशन, मतलब अगली पीढ़ी में क्या बदलाव आ जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, इसके लिए पूरा दुनिया क्या है, बहुत चिंतित है। साथ ही इसमें मान ली इलाज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 10 साल बाद क्या हो सकता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि शायद जीन में फिर से चेंज आ जाए या कुछ हो जाए, तो इसको लेकर भी काफ़ी सवाल हो सकते हैं। दूसरा सवाल है एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी का। ये सवाल आज के बायोएथिक्स के लिए सबसे बड़ा चैनल है, जो किसको ट्रीटमेंट किया जाए और सबको मिल सकता है या नहीं। और इसके लिए ढेर सारे रेगुलेशन और अप्रूवल चैलेंज है कि इसको अप्लाई करने से पहले क्या क्या हम लोग को रेगुलेट करना होगा, क्या बच्चों का इलाज किया जाए या वयस्कों का किया जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी भी बायोसेफ्टी इशूज़ है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें तो तस्वीर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आप देख चुके हैं कि जीन थेरेपी से बहुत सारे चीज़ किया जा रहा है, अभी धीरे धीरे कई सेक्टर में इसको अप्रूव किया जा रहा है। जो क्रिस्पर कै बेस्ड थेरेपीज है, ये सेफ वेक्टर्स है और टारगेटेड डिलीवरी में होने वाले एडवांसमेंट है। प्रेसाइज मेडिसिन जो कह रहे थे किसी एक व्यक्ति के लिए है, इसके लिए जीन थेरेपी अब बहुत अच्छा काम करता है। तो एक्सपेरिमेंटल होप नहीं बल्कि क्लिनिकल रियलिटी तो है ही कि आने वाले समय में मेडिकल साइंस को पूरी तरह ये बदल देगी, अगर सब कुछ सही डायरेक्शन में काम करे तो। हमें पूरे जो लेक्चर अभी तक हुआ है उसको अगर समरी करना हो तो हम किस किस पॉइंट के बेसिस पे उसको समरी करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल थेरेपी है वो किस पे काम करता है, सिम्टम्स को टारगेट करता है और उनका इफेक्ट क्या होता है, टेम्पोररी होता है। लेकिन जीन थीमारी बीमारी को जड़ से हटा देता है, रूट कॉज को हटा देता है, और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म आपको मदद देगा। हालांकि जीन थेरेपी की इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, बहुत हाई होती है, पर ये कन्वेंशनल थेरेपी की तरह यानी बार बार होने वाले खर्चा नहीं है। तो जीन थेरेपी क्या है, स्पेसिफिक है और कन्वेंशनल मेडिसिन से कहीं जहाँ हाई होता है। इसका खर्चा कम आता है, लेकिन बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और मेडिसिन करना होगा। इसका क्या है, बहुत हाई कॉस्ट है स्पेसिफिकली इनिशियली, लेकिन एक बार हो जाए तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मार्क्स दिला सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि पहला सक्सेसफुल जीन थेरेपी कौन सा था। तो ये एडीए SCID था, कब हुआ था, 1990 में हुआ था। तो इम्यून रिएक्शन की वजह से सबसे बड़ा सेटबैक क्या लगा था, वो किस में हुआ था, 1999 में। फिर दूसरा क्या आता है, क्रिस्पर से और ये जो रिएक्शन आया था वो किसके वजह से आया था, वायरल वेक्टर के सेफ्टी की वजह से, कि वो सही जीन नहीं पहुंचा सकता था। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्रिस्पर कैस से आता है। इसे जीन थेरेपी को एडिशन से करेक्ट करने की तरह मूव करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। और आज मॉडर्न जीन थेरेपी पूरी तरह क्लिनिकली अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन इसके सेफ्टी के लिए काफ़ी कंसर्न है। तो जो इसमें अप्रूव्ड है वो कौन सा अप्रूव्ड है, सोमैटिक जीन थेरेपी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा जीन थेरेपी आज अप्रूव है, उसका क्या आंसर होगा, सोमैटिक जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है, अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसको याद रखना है कि जीन थेरेपी अप्रूव्ड कौन सा है, सोमैटिक है, और कौन अप्रूव नहीं है, जर्म लाइन। जीन थेरेपी किसको करेक्ट करता है, ओनली जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करता है। और क्या है कि जीन थेरेपी कब सबसे बेस्ट होगा, जब वायरल वेक्टर एफिशिएंट हो गए। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होता है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, इसको भी याद रखना है। और इन विवो और एक्स विवो मेथड में कौन सेफ है, तो एक्स विवो मेथड सबसे सेफ है। अभी किस में सबसे ज़्यादा काम होता है, इनहेरिटेड डिजीज और कैंसर में काम होता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा जीन थेरेपी का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री और कंपैरिजन सब कुछ कवर किया। उम्मीद है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर लाइक किए, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट से हम लोग को पता चलता है कि आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, तो उससे हम लोग आगे के लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
और भी किसी तरह के दूसरे टॉपिक्स में भी अगर लेक्चर चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता करते गए। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इतना पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू।